जय हिंद साथियों। अशोका अकादमी के अशोका द एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, आज हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं हमेशा की भांति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और सेट। सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है पृथ्वी पर विकिरण के रूप में पहुंचती है साथियों। और इसलिए आपका जो ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जाना जाता है? देखिए साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो होते हैं हमारे पादप, पादप पेड़ पौधे। और इन पेड़ पौधे के जो श्रेणी में या मतलब जो है वेजिटेशन के श्रेणी में आपकी घास आ रही है, जबकि चिड़िया हैं, स्तनधारी है और बाघ है, ये आपके उपभोक्ता की श्रेणी के में आएंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र में किसे उत्पादक के रूप में जानेंगे? किसको जानेंगे? पादप, पादप है उत्पादक और इस श्रेणी में हमारी घास आ रही है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा, एम एस स्वामीनाथन, सलीम अली, वर्गीस कुरियन। देखिए साथियों, पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड आपकी जो है वर्गीस कुरियन नहीं है। कौन नहीं है? वर्गीस कुरियन नहीं है। क्योंकि वर्गीस कुरियन जो हैं इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाएगा इनके लिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किया था। और ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट करने का प्रभाव ये हुआ कि जो डेयरी फार्मिंग है इसको ज़्यादा उन्नति मिली। इसके अलावा उसी के दौरान की बात है या उसी प्रयास की बात है कि भारत एक दिन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला देश बन गया। ठीक है साथियों। तो वर्गीस कुरियन जो है पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। जबकि बात रही सुंदरलाल बहुगुणा की, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, 1970 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है साथियों। स्वामीनाथन की बात है, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है। स्वामीनाथन बहुत फेमस है, इनका संबंध हरित क्रांति से है साथियों। 1966 में इन्होंने स्टार्ट की थी। और रही बात सलीम अली, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको भारत का बर्डमैन कहा जाता है। भारत का बर्डमैन कहा जाता है किसके लिए? सलीम अली के लिए। ठीक है साथियों। केवला देवी है और साइलेंट वैली है केरला, इसके पतन से इन्होंने बचाया था। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे ये 1965 में। ठीक है साथियों। तो आपका ऑप्शन जो है पर्यावरण आंदोलन से रिलेटेड कौन नहीं है? वर्गीस कुरियन, याद रहे। नाउ सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ स्पाइस किसको कहा जाता है? ऑरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए साथियों। देखिए, ऑरिजिन ऑफ जो है स्पाइस नामक पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी। चार्ल्स डार्विन ने लिखी साथियों ऑरिजिन ऑफ स्पाइस नामक पुस्तक। ये चार्ल्स डार्विन जो है जीव विज्ञान शास्त्री या कह सकते हो भूविज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने मानव विकास पर कार्य किया, इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति पर भी कार्य किया। ठीक है साथियों। अगर हम बात करें इनका सलीम अली, हेनरी थोरो के विषय में बता दें हम आपके लिए, सविनय अवज्ञा पर निबंध के ये निबंध लेखक हैं। बंगारी मथाई बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है साथियों। ये एक पर्यावरणविद हैं। इन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन चलाया था। कौन सा चलाया था? ग्रीन बेल्ट आंदोलन इन्हीं ने चलाया था। और ये जो है केन्या के रहने वाले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो चार्ल्स डार्विन वाला जो है ऑप्शन सही होगा, ऑरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक के लेखक के रूप में। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक है? सबसे पहले जानना चाहिए कि जैविक घटक और अजैविक घटक में डिफरेंट क्या है। जैविक घटक वो होते हैं जिनमें कोई जीवन होता है। ठीक है साथियों। तो जैविक घटक जैसे मृदा है, पानी है, भूमि है, ये आपके अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में आपके शाकाहारी जीव जंतु यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है। जो शाकाहारी जीव जंतु हैं वो जैविक घटक का हिस्सा
हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव के साथ मापा जाता है। रिप्लाई फास्ट, सभी लोग को पता होगा, स्केल, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। देखिए साथियों, वायुमंडल के प्रेशर को अगर नापना है तो इसके लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। नाउ सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक है। इससे पहले जैविक घटक की बात हुई थी। अजैविक घटक कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक रूप से कह सकते हो जिनमें कोई जीवन नहीं होता है, जैसे सूरज की रोशनी, ये जो है अजैविक घटक है। जबकि शाकाहारी जीव है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, ये सब जैविक घटक है। ठीक है साथियों, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। स्थल मंडल में सबसे बड़े घटक की बात करेंगे तो यहाँ पर सिलिकॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है। जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें आप लोग भी। देखिए, इन्होंने पूछा है स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक। स्थल मंडल में सबसे बड़े घटक की बात अगर आएगी तो ये आ जाएगी, ऑक्सीजन की बात आ जाएगी, क्योंकि कार्बन काफ़ी कम मात्रा में स्थित है, ऑक्सीजन 21% है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सूर्य की रोशनी। जल्दी से रिप्लाई करें साथियों। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन की उपस्थिति में होता है, पानी की उपस्थिति में होता है। ठीक है साथियों, और सूर्य के प्रकाश की स्थिति में होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? देखिए, उस समय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, पानी की आवश्यकता पड़ती है साथियों। इस प्रकार से जो है ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना कब हुई? देखिए, ZSI मीन्स जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई को हुई थी। 1 जुलाई को 1916 को, 1 जुलाई 1916 को। ठीक है साथियों, भारतीय सर्वेक्षण ऑफ इंडिया की स्थापना। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों सेशन को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि आप ही के और साथियों को भी नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। विश्व वानिकी दिवस मार्च महीने की किस दिनांक को मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च अथवा 23 मार्च? बहुत जल्दी बताएं। देखिए, विश्व वानिकी दिवस का मतलब किससे होता है? वन संपदा से होता है। किससे होता है साथियों? वन संपदा से होता है। और ये जो विश्व वानिकी दिवस मार्च, कौन सी मार्च को? 21 मार्च को मनाया जाता है। इस समय भारत में जो वन है 19.39% भूमि पर वन है। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन किया? देखिए, व्हाइट टाइगर जो सफारी है, इसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया साथियों। मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश रीवा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आने वाला क्वेश्चन है ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विश्व का पहला डेंगू टीकाकरण कार्यक्रम 4 अप्रैल 2016 को किस देश ने शुरू किया? देखिए, विश्व का सबसे पहला डेंगू का जो टीकाकरण है वो किया था फिलीपींस ने स्टार्ट। किसने किया था? फिलीपींस ने। ये दक्षिण एशिया का देश है।
ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है कार्बन, नाइट्रोजन, बताइए साथियों, फास्फोरस या उपरोक्त सभी। देखिए जो जीवाश्म ईंधन जितना भी है वो कार्बनिक होता है एक तरीके से, ठीक है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द लिया गया है, पर्यावरण शब्द लिया गया है। देखिए साथियों पर्यावरण शब्द जो है वो किस लिया गया है, वो लिया गया है फ्रेंच से। किससे लिया गया, फ्रेंच से। ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग को रोकता है। चाहे भारत हो चाहे अदर देश हो, सभी जगह पर एक ही बात है कि प्लास्टिक बैग्स या प्लास्टिक के सामान का यूज कम किया जाए या प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम किया जाए, क्योंकि ये जो है प्लास्टिक काफ़ी समय तक गलती नहीं है, ठीक है, कितनी ही समय तक जो है पृथ्वी के अंदर दबी रहे। इसलिए प्लास्टिक के थैलों पर बहुत सारे देशों ने बैन लगा रखा है। बीच बीच में भारत में भी बैन लगा है, लेकिन अभी तक जो है बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसे हैं भारत की जहाँ पर प्लास्टिक बैग का यूज नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण साथियों कौन सा हो सकता है, बताइए। देखिए विश्व में जल संकट, यूँ तो समुद्री जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पीने वाला जल है उसका दोहन तेज़ी से हो रहा है, उसका लेवल भी वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण है वो है नगरीकरण, ठीक है साथियों, नगरीकरण। इन नगरों में जो है पानी का बहुत ही ज़्यादा दोहन होता है और पानी सीधे नाले के माध्यम से बड़े नाले में और नदियों में होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है, ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, बहुत जल्दी बताएं साथियों। अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अम्ल वर्षा, इनमें से कोई नहीं। महासागरों का जल स्तर कैसे बढ़ेगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो जमी हुई बर्फ है अगर ये तेज़ी से पिघल जाएगी तो क्या होगा, समुद्रों का जल स्तर कई मीटर में बढ़ जाएगा और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि टापुओं पर बसे हुए हैं, वो सब डूब जाएंगे, समझिए त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। इस प्रकार से महासागरों की जल स्तर वृद्धि का मेन कारण क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। क्वेश्चन नंबर 19 को रिप्लाई करें जल्दी जल्दी साथियों। देखिए ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है, डीजल है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन ऐसा स्रोत कौन सा है जिससे प्रदूषण ना होता हो। देखिए नाभिकीय ऊर्जा से होता है, पेट्रोल से भी होता है, डीजल से भी होता है, लेकिन सौर ऊर्जा ऐसी है इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये अप्रदूषकीय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए साथियों, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, अम्लीय वर्षा। देखिए जो अम्ल वर्षा होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो अम्ल वर्षा होती है, और ये अम्ल वर्षा क्या होती है, बहुत सारी इमारतों के लिए भी घातक है, खेती के अलावा, सही है साथियों। और इससे जो प्रभावित होती हैं बिल्डिंग्स होती हैं प्रभावित और मूर्तियाँ प्रभावित होती हैं, वो उसको कहते हैं स्टोन लिप्रोसी। बहुत बार पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ताजमहल में के विषय में भी ऐसा ही है। 1994 में कोर्ट ने एक आदेश किया, इसके तहत जो है उसके चारों तरफ ग्रीन बेल्ट बनाने का जो है कोर्ट ने सुझाव दिया गवर्नमेंट के लिए, ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है, बताएं जल्दी से। समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य में कार्बनिक अपशिष्ट को पानी में पीने छोड़ने का। मिनी माता रोग, देखिए मिनी माता रोग के बारे में कहें तो मिनी माता रोग जो है
पारे की मात्रा शरीर में पहुंचने से होता है। एक्चुअली होता यह है कि मिनीमाता एक जो है जगह का नाम है जो कि जापान में है। ठीक है साथियों, वहाँ पर बहुत सारे मछुआरों ने मछली को पकड़ा, मारा, और उस मछली को खाने वाले लोग जो है बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, बीमार पड़ गए। दरअसल उन मछलियों के शरीर में पारे की मात्रा थी। पारे की मात्रा वहाँ पर स्थित उद्योगों से निकला हुआ जल मछलियों ने पिया, उस मछली को इंसानों ने खाया, उनके शरीर में पारे की मात्रा पहुँच गई और इस वजह से उनको जो है मिनी माता रोग हो गया। ठीक है साथियों, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा आप जाके। इसमें ऑप्शन नंबर 3, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से, ठीक है, मिनी माता रोग होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिनी माता रोग कहाँ से स्टार्ट हुआ? जापान से। स्मॉग अर्थात धुआं बनता है, किससे बनता है साथियों? धुआं और कोहरे से बनता है आपका स्मॉग, जिसको हम धुंध कहते हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 सही है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। नाउ सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, अतिसार, टॉन्सिलाइटिस, खसरा। रिप्लाई फास्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण है। क्या है? डिप्थीरिया उदाहरण है साथियों जल जनित रोगों का। कैसे है? सॉरी गलत हो गया आपका, डिप्थीरिया नहीं आएगा यहाँ पर। जो आंसर आएगा वो आएगा अतिसार। क्या आएगा? अतिसार जो है जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। ठीक है साथियों, डिप्थीरिया जीवाणु और ये त्वचा को प्रभावित करता है। अतिसार आपका आंसर सही हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 24। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं भूमध्यरेखीय वन, पतझड़ वन, मैंग्रोव वन, कोड़धारी वन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए साथियों। इन्होंने पूछा है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। जो भूमध्यरेखीय जो वन है वो तो यहाँ पर अफ्रीका है और जो है साउथ अमेरिका यहाँ पर पाए जाते हैं। पतझड़ वन, मैंग्रोव वन ऐसे वन हैं जो कि समुद्री या सागरीय किनारे पर पाए जाते हैं। ये खारे पानी के किनारे उगने वाले वन होते हैं। जब समुद्रों में प्रदूषण होगा बहुत ज़्यादा, तब क्या होगा? मैंग्रोव जो वन जो हैं यही सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है साथियों, कोड़धारी वन तो खैर ऊंचे स्थानों पर होते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी का कौन सा रेडिएशन निकलता है? पृथ्वी का कौन सा रेडिएशन होता है? हरित गृह प्रभाव से कौन सा रेडिएशन होता है साथियों? ये होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जिसको हम IR के नाम से भी जानते हैं। एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य जो है सिंपल प्रकाश से अधिक होती है। ये मानव जाति के लिए इसको जो है नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है साथियों, इंफ्रारेड की खोज जो है सन 1800 में की थी। किसने की थी? विलियम हर्सल ने की थी साथियों। विलियम हर्सल ने इंफ्रारेड की जो रेडिएशन की जो खोज है सन 1800 में की थी। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? देखिए वही वाली बात आ गई, SO2 वाली। ताजमहल के चारों तरफ का एरिया जो है वनाच्छादित करने के लिए, पेड़ पौधों से भरपूर करने के लिए ये आदेश जो है कोर्ट ने 1994 में दिया था, जिससे कि ताजमहल जैसी जो है विरासत के लिए नुकसान ना हो। ठीक है साथियों, क्योंकि उसके ऊपर जो वाइट मार्बल है लगा हुआ वो पीले कलर का होने लगा अम्लीय वर्षा होने के कारण, पानी में SO2 मिल जाने के कारण। ठीक है साथियों, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? 200 डाप्सन यूनिट,
800 डाप्सन यूनिट, 400 डाप्सन यूनिट। देखिए थोड़ा सा हम बता दें, जो ओजोन क्षेत्र की जो जानकारी है 1984-85 में जो है सबसे पहले मिली, कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर वैज्ञानिकों को पता चला। वैज्ञानिकों ने वहाँ पर जाना कि वहाँ पर जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाले मतलब जो है पराबैंगनी विकिरण है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है संतुलित रहता है। वो जो ओजोन लेयर है, ठीक है, जिसको पृथ्वी का कवच कहा जाता है, वो वहाँ पर हल्की हो रही है, पतली हो रही है। और ओजोन लेयर में 2 छिद्र पाए गए हैं। छिद्र होने का एक परिभाषा होती है, अगर ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा हल्की हो जाए, मतलब कहने का 200 डाप्सन यूनिट हो जाए या इससे कम हो जाए, तो वो जगह जो है ओजोन गैस से रहित मानी जाती है। ठीक है साथियों। और ऐसी जगह पर क्या है, सूर्य किरणें डायरेक्ट पृथ्वी तक आती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाती हैं। यहाँ तक अंटार्कटिका महाद्वीप की बात, अगर वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति लगातार बनी रही तो वहाँ पर स्थित जो जमा बर्फ है वो तेज़ी से पिघलेगा और समुद्र का जलस्तर तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है साथियों। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी गई है? तो 200 डाप्सन यूनिट। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी क्या है? एक एंटीबायोटिक है, एक अपघटनीय उर्वरक है, एक अन अपघटनीय उर्वरक है। जल्दी से रिप्लाई करें। देखिए डीडीटी एक जो है, डीडीटी को बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। एक्चुअली जो डीडीटी एक ऐसा एंटीबायोटिक है, इसका प्रयोग सबसे पहले मलेरिया को ख़त्म करने के लिए, मतलब मच्छरों को मारने के लिए सबसे पहले किया गया। लेकिन 1950 के बाद में इसका प्रयोग कृषि में भी बहुत ज़्यादा कीट पतंगों को कीटनाशक के रूप में जो है इसका इस्तेमाल होने लगा। ये एक ऐसा मतलब प्रदूषक है जो अनअपघटनीय है। जी हाँ साथियों, इसको खूब खेती में या कृषि में इस्तेमाल होने लगा, सब्जियों में फलों पर ये पहुँचने लगा, उसके माध्यम से शरीर में पहुँचने लगा। और ये क्या है, इसका अपघटन नहीं होता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है, एक कई गुना जाके बढ़ जाता है। ठीक है। सपोज डेट मतलब जो है किसी घास पर छिड़का हुआ है या किसी खेती में छिड़का हुआ है, उसको गाय भैंस खाती है, उसके बाद में जब वो गाय या भैंस मरती है तो उसके लिए कौन खाते हैं, गिद्ध खाते हैं, या फिर मतलब कोई इस प्रकार से बहुत सारे लोग जो मांसाहारी लोग हैं उसको खा लेते हैं, तो उनके शरीर में कई गुना जाके विष फैल जाता है और रोग का शिकार ऐसे लोग बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। ठीक है साथियों। तो जो डीडीटी है ये अनअपघटनीय प्रदूषक है, इसका अपघटन नहीं होता साथियों शरीर के अंदर। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं कैंसर, पाचन तंत्र से संबंधित रोग, श्वसन संबंधी रोग, इमारतों का क्षय। वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है आपको बताना है साथियों। देखिए वायु प्रदूषण से कैंसर हो जाएगा, ठीक है, श्वसन संबंधी रोग भी हो जाएंगे साथियों। वायु में अगर प्रदूषित होगी तो इमारतें भी क्षय हो जाएंगी, जैसे आप एग्जाम्पल अभी ताजमहल की बात चल रही थी कुछ देर पहले, कैंसर भी हो जाएगा। लेकिन वायु अगर पोल्यूटेड है तो पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होंगे, मतलब पाचन तंत्र प्रभावित वायु प्रदूषण की वजह से नहीं होगा। ठीक है साथियों। जबकि जो है जो जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण से आपका पाचन तंत्र जो है प्रभावित होगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप, अम्लीय वर्षा। चेरनोबिल साथियों क्या है, ये नाभिकीय दुर्घटना है, इतिहास में घटित नाभिकीय दुर्घटना है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। 26 अप्रैल कब हुई थी ये? 26 अप्रैल 1986 को, 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में एक ऐसी घटना हुई थी जिसको चेरनोबिल घटना के नाम से या दुर्घटना के नाम से जानते हैं, जो चेरनोबिल नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है। इसके बाद में एक और नाभिकीय दुर्घटना हुई है, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना, जो कि 2011 में जापान में हुई है। ठीक है साथियों। तो इसलिए आपका जो है आंसर नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आज का ये सेट यहीं पर पूरा होता है साथियों, और ये आंसर की आगे लगी हुई है, किसी भी प्रॉब्लम में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। आज के लिए साथियों इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।